वेलकम टू आवर चैनल। फिर से एक बार आज हम बात करेंगे इक्विटीज के ऊपर कि इक्विटीज के अंदर क्या चल रहा है। बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ये करेक्शन ही बोलेंगे क्योंकि वापस हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। दीपक, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर 20 नवंबर के बाद में ऑप्शंस के अंदर चेंजेस आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट राउंड चेंजेस हो गए, क्या चेंजेस क्या है? फिलहाल तो जैसे कि बीच में सेबी की ओर से हमें खबरें देखने को मिल रही थी कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ती हुआ हमें नजर आता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ उनके जो चेंजेस करने वाले थे तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नवंबर 20 से वो लागू करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर? जैसे कि अभी जो डेली बेसिस पे हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती थी हर एक इंडाइसिस की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कि अभी पहले बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और सेंसेक्स, बैंक एक्स, इनकी जो वीकली एक्सपायरी होती थी तो उसको उन्होंने पूरा बंद कर दिया है। और अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ 2 इंडाइसिस की वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू करने का फिलहाल के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव किया था, तो उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है। तो फिलहाल अभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और उसी के साथ साथ सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, लेकिन अभी वीकली एक्सपायरी भी रहेंगी, पर पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी। जी जी जी। लेकिन जो डेली एक्सपायरी होती थी, कभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उन सबको खत्म कर दिया गया। जी जी। तो इससे बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट दो तरफ अपन देख सकते हैं। एक तो इसमें के साथ रिटेल का पार्टिसिपेशन, जो डेली बेसिस पे जो हीरो जीरो खेलते थे, डेली बेसिस पे एक्सपायरी में जो ट्रेड करने के लिए आते थे, जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं, तो उसमें जो एक हीरो जीरो के चक्कर में जो लॉसेस फेस करने पड़ते थे, तो इस पे थोड़ा सा एक बाउंड या फिर ये तो बहुत अच्छा बना यार। हीरो जीरो तो लॉसेस क्यों होते थे? ये तो आप लोग तो नहीं, बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है कि हीरो जीरो खेलेंगे, हीरो जीरो खेलेंगे। आपने तो एड भी बहुत सारी देखी हुई है जहाँ पे हीरो जीरो चलता है। ये हीरो जीरो मतलब क्या मतलब? या तो जीरो हो जाएगा या तो हीरो जाएगा, तो क्या? मतलब जैसे कि एक्सपायरी के दिन जनरली क्लोजिंग सेशन में ट्रेडर्स क्या करते थे, कम मार्जिन में ज्यादा क्वांटिटी उठाना और एक्सपेक्ट करना कि 10 रुपए का प्रीमियम 50-100 हो पाए। तो जनरली एक आध टाइम तुम्हें वैसे देखने मिल सकता है, पर लोगों को अगर एक बार वैसा देखने मिल गया तो उनकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती जा रही थी और वो डेली बेसिस पे वही एक माइंडसेट में लेके चल रहे थे कि नहीं, आज भी सेम पैटर्न ऐसा ही रिपीट होगा। तो उस चक्कर में ज्यादा क्वांटिटी उठाना और एंड ऑफ द डे वापिस प्रीमियम का जीरो होना, तो उससे लॉसेस बढ़ रहे थे और वापिस नया कैपिटल इन्फ्यूजन मार्केट में लेके आना और वही पैटर्न रिपीट हो रहा था। तो उसी के चलते एक आम निवेशक और ट्रेडर इस चीज को समझ नहीं पा रहा था, तो उससे ज्यादा लॉसेस एक ट्रेडर को फेस करने में मिल रहे थे। ठीक है, आप लाइव सेशन इतना दे रहे हैं, ठीक है ना? डेली बेसिस पे आप 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लाइव सेशन देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स आपके साथ में जुड़ते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 20 तारीख के बाद में ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, कि और ज्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा? फिलहाल तो अभी देखा जाए तो लॉट साइज में चेंजेस किए, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट साइज में भी चेंज किया है। तो उससे जो एक रिक्वायर्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो निफ्टी का जो 25 का लॉट साइज था उसको अभी इंक्रीज करके 75 किया गया है। तो उससे जो अभी पहले हमें एक 4,500 से 5,000 रुपए लगते थे एक लॉट खरीदने में, वहां के करीबन 3 गुना, करीबन 12 से 12,500 रुपए जाएंगे। तो जनरली अगर देखेंगे, लेकिन इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा ना। अगर मान के चलिए आपका 25 का लॉट साइज है, उसको 75 का कर दिया, मार्जिन रेट आपको वही है जो आपका 10%, 11% मार्जिन लग रहा है, या फिर जो प्रीमियम लग रही है आपकी वही लग रही है। तो इसमें कोई डिफरेंस बहुत बड़ा बनाना नहीं है। हाँ, डिफरेंस नहीं है, पर इन्होंने क्या किया, जो वीकली एक्सपायरी थी वो बंद की है, सिर्फ निफ्टी की और सेंसेक्स की जारी रखी है। तो जो थीटा का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता था, खास करके ऑप्शन सेलर जो वीकली एक्सपायरी के चलते प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे थे, और जो हमें सडन फ्लक्चुएशन प्रीमियम में, सडन स्पाइक्स जो हमें देखने को मिलते थे, उसमें थोड़ा सा हमें एक रोक देखने को मिलेगा। मतलब वो एक पॉज ब्रीदर। मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी कि कम होगी? फिलहाल तो देखें तो वॉलेटिलिटी एक स्टेबल रेशियो में ही रहनी चाहिए ये स्टैंड लेने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी का सब्जेक्ट सारा के सारा मैटर, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो इसलिए लिए गए हैं ताकि रिटेल का जो पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा सा कम हो सके, और मार्केट में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते थे, अननेसेसरी के ट्रेड्स होते थे, 93% ट्रेडर्स लॉस में जाते थे, केवल जो एआई लर्निंग या फिर अल्गोरिथम के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, केवल उन्हीं को बेनिफिट मिलता था। तो लोगों का इस तरह से जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि आज से अगर देखें तो मशीन लर्निंग जब नहीं थी, इसके पहले भी जो चीजें चल रही थी, उसमें कौन सा बहुत बड़ा, अगर ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे थे लोग, तो कौन सा बहुत बड़ा बेनिफिट कर रहे थे। तो अभी ये डेटा निकल के आया है तो आपको लग रहा है कि यार ये गलत हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है,
लेकिन ये जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो शुरू से ही यही चीज चल रही है, जी। इनसाइडर ट्रेडिंग चल ही रही है। जी, जी। हाँ, लेकिन जो फ्यूचर लॉट साइज बढ़ गई है, ठीक है ना, फ्यूचर लॉट साइज आप बोल रहे थे पहले शायद 6 से 8 लाख की थी, वो 15 से 20 लाख की हो गई है। जी, तो क्या इसमें कहीं डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि अगर आप जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस करेंगे वैसे वैसे लोग डब्बा ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। एमसेक्स के अंदर देखा जाए तो अभी तक सेबी या फिर कोई भी गवर्नमेंट अभी तक ऐसा कोई कंट्रोल नहीं लगा ये डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस तरह की चीजें चल रही है, तो एमसेक्स के ऊपर जो भी ट्रेडिंग होती है उससे कहीं गुना ज्यादा, ये सबको पता है नॉर्मली कि उससे ज्यादा होती है। हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक ऑनलाइन पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें कैसे देखते हैं? ओवरऑल देखे तो डब्बा ट्रेडिंग में अगर देखे तो थोड़ा सा वहाँ पे एक रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांसेस भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे उनको मार्जिन बेनिफिट्स नहीं मिल पाए तो वो एक दूसरा विकल्प भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर उसका और एक एंगल अगर देखें तो रिटेलर्स ज्यादा करके आउट ऑफ द मनी वाले प्रीमियम भी खरीदना चालू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेकिन उसमें वापस से उनको लॉस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वापस वही एक डर है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन है उसमें लॉट साइज अगर देखा जाए तो प्रीमियम के जो भाव है वो कम रहते हैं और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा, तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने के चांसेस है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए क्लाइंट्स को। मेरी तो यहाँ पे सजेशन रहेगा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले आप जहाँ पे 10 या 12 रुपए 15 रुपए लेते थे ऑप्शन के अंदर इंट्राडे में, कहीं कहीं आप 40 रुपए लेते थे, तो अब उसकी जगह आप उसकी क्वांटिटी जो है वो 3 गुना कम कर देंगे। 4 पॉइंट 5 पॉइंट में अगर जो निकलना चाहते हैं वो भी निकल सकते हैं। किसी को अगर ज्यादा है तो मान के चलिए कि अगर कोई 40-50 पॉइंट लेना चाह रहा है तो 20 पॉइंट में भी हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गई ना, तो उसको मजा भी आना चालू हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। हाँ, मतलब हर एक ट्रेडर का अपना अपना मतलब देखने का नजरिया रहता है। कोई 10 पॉइंट में भी सेटिस्फाइड रहता है, कोई 100 पॉइंट भी उसको कम लगता है, तो हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी राय रह सकती है। पर इसमें मैं अगर एक देखूं चीज तो इसमें जरूर हमें निफ्टी में एक वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी डेली बेसिस पे सोमवार से शुक्रवार हम डेली बेसिस पे एक इंडाइसिस की एक्सपायरी देख रहे थे, तो जो अभी सिर्फ 2 ही एक्सपायरी वीकली कंटिन्यू रख रही है सेंसेक्स और निफ्टी की, तो जो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स थे वो ऑटोमेटिकली निफ्टी और सेंसेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। जो फिन निफ्टी या बैंक एक्स या मिड कैप में जो ट्रेड करते थे वो ऑटोमेटिकली वापिस सेंसेक्स में आ जाएंगे। तो जो बैंक निफ्टी का जो एक वीकली का एक माइंडसेट चलता था उसका नजरिया अभी शिफ्ट होकर सेंसेक्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ने का आगे जाके मुझे ऐसा समझ में आ कुल मिला के जो वॉल्यूम है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन जो मेजरली लॉस होगा अगर देखा जाए तो वो ब्रोकर्स को भी होगा मेरे लिए। ब्रोकर का, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पूरे 93% जो खोया है लोगों ने पैसा, उसमें से अगर देखा जाए तो 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिला है वो ब्रोकर्स को भी मिला है। जी जी जी, ठीक है ना, तो वो सबसे बड़ी चीज है कि ब्रोकर्स का भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा। बीच में भी बहुत सारी मतलब स्टेटमेंट आए थे अपने इंडिया के टॉप ब्रोकर्स की ओर से भी कि ये जो नया सेबी की ओर से जो कंसल्टेशन जारी किया है तो इससे उनके रेवेन्यू में भी अराउंड 30 to 50% आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हमें आने वाले दिनों में जब इम्प्लीमेंट होती है सारी चीजें, ट्रेडर्स का कैसे पार्टिसिपेशन होता है, मार्केट में प्रीमियम्स कैसे बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीजें तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी। पर इससे एक चीज समझ में आ रही है हमें कि जो हीरो जीरो डेली बेसिस पे जो एक हैबिट लग चुकी थी ट्रेडर्स को, और जो 50 to 1 लाख कैपिटल में जो अपना पूरा कैपिटल झोंकते थे, तो उस पे एक बैरियर से एक रोक लगने के चांसेस बनते हुए अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहे। तो अभी तो आपकी अभी तो डेली एक्सपायरी चल रही है, अभी तो 20 तारीख से चेंज होगी जी, तो 20 तारीख के बाद क्या सेंटिमेंट चेंज होगी उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग की लॉट साइज है इतना पैसा लगाने से बेटर रहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना उनके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। क्योंकि ऑप्शन राइटिंग भी अगर कर रहे हैं, अगर ऑप्शन राइटिंग भी कर रहे हैं तो राइटिंग में मार्जिन तो पूरा लगना है, तो बायर्स ज्यादा बढ़ेंगे और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ट्रेड करना तो लोग नहीं छोड़ेंगे। इतने टाइम में नहीं छोड़ा है तो अभी भी नहीं छोड़ेंगे। मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉस बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे और ज्यादा। हाँ, मतलब अगर मानो किसी के पास लिमिटेड कैपिटल है तो वो जरूर ऑप्शन बाइंग प्रेफर करेगा। और एंड ऑफ द डे अगर हम देखें मंथली एक्सपायरी जो इंडाइसिस के, तो उसमें हमें थीटा का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते एक रेंज में थोड़े से इंडाइसिस हमें काम करते, एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। पर जरूर निफ्टी और सेंसेक्स में हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। बताओ दीपक, तुम अभी जो कॉल दे रहे हो, ठीक है ना, आप अभी कॉल दे रहे हैं, अभी का प्रॉफिट क्या है? अभी आज 25 तारीख है, 25 तारीख तक आपने कितना प्रॉफिट करके दिया? फिलहाल
फिलहाल अगर हम देखें तो अराउंड हमारा 65,000 रुपीज का भी नेट प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट 65,000 का है, सिंगल लॉट और सिंगल एंट्री जी, सिंगल लॉट सिंगल। और इसमें मार्जिन कितना लगा होगा? इसमें मार्जिन अराउंड देखें तो आज के डेट के हिसाब से अराउंड एक लॉट बाय करने के लिए अराउंड 5,000 to 10,000 मार्जिन रिक्वायर्ड है। मतलब अगर 10,000 रिक्वायरमेंट, अगर उसको नेट कैपिटल अगर 50,000 है नेट तो भी आपने 100% से ऊपर दिया हुआ है प्रॉफिट। 65,000 का, अगर उसमें ब्रोकरेज अगर सब कुछ काट दें और सारी चीजें काट दें तो भी 40,000 तो कौन मान के चला? 40,000। तो 40,000 का आपने प्रॉफिट करके दिया है। अब इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से आप कॉल्स प्रोवाइड करोगे? जी, आगे अभी जैसे नवंबर 20 से जो रूल्स लागू हो गए, पहली बात तो देखना होगा कि निफ्टी में कितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और वॉलेटिलिटी जो अभी हमें देखने को मिल रही थी वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है या नहीं। साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी में पहला पार्टिसिपेशन, जो बैंक निफ्टी एक पल के झपकती है, हमें प्रीमियम्स 50-50 पॉइंट के स्विंग जो देखने को मिलते जो आप देते भी थे जी, जो लाइव सेशन में जी, जो देखने को मिलते थे, तो अभी उसकी जो मंथली एक्सपायरी हमें हो रही है, तो उसी के चलते जो प्रीमियम्स में हमें जो एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था वो उसमें मुझे थोड़ा लग रहा है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन कम होते हुए दिख सकता है। तो अभी जो आप स्ट्रेटेजी दे रहे थे, तो स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे? स्ट्रेटेजी फिलहाल देखते हैं, फिलहाल तो कंटिन्यू रहेगी। सेंसेक्स है हमारे पास एक दूसरा नहीं, ऑप्शन। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी कम होती है, लॉट साइज बढ़ जाता है और इसमें स्पाइक्स देना बंद हो जाते हैं, जी जी, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो स्कैल्पिंग आप कर रहे थे, तो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स में कमी आएगी। जी, स्कैल्पिंग वाले ट्रेड जरूर बैंक निफ्टी में जिसकी मंथली एक्सपायरी है उसमें जरूर हमारे ट्रेड्स थोड़े से कम आ सकते हैं, पर जिसकी वीकली एक्सपायरी है उसमें स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर हमारी ओर से वापस एक बार दिए जाएंगे। मंथली एक्सपायरी में जरूर हम एक लॉन्ग स्ट्रैंगल या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल, ये सारे जो बटरफ्लाई, आयन कॉर्नर है, ऐसे वाली जो पोजीशंस है उसमें हम जरूर इम्प्लीमेंटेशन करने का सोचेंगे। ओके, जब भी आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अगर आप देते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेडल वॉटर जो आप देते हैं, तो क्या ये जब आप स्ट्रेटेजी देते हैं तो उसमें लिख के देते हैं, मेंशन करके देते हैं? जी जी, क्लियरली मेंशन किया जाता है। जैसे कि आज भी हमने 24,000 का पुट और कॉल दोनों 80 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, उसमें भी क्वाली की राय दी थी क्लाइंट्स को। सवेरे 80 का प्रीमियम था, स्टॉप लॉस 160 का दिया था, टारगेट हमारा इसमें 40 और 0 का था। अभी अगर लाइव प्राइस में देखें तो प्रीमियम अराउंड 25 रुपीज ट्रेड कर रहे, तो हमने क्लाइंट्स को करीबन 25 to 30 रुपीज का पार्ट प्रॉफिट बुक का भी मैसेज शेयर किया है। लेकिन एक बात बताइए, आपने शॉर्ट में सेलिंग की बात करी है, अगर हम शॉर्ट सेलिंग करवा रहे हो आप, ठीक है, तो मार्जिन भी बहुत ज्यादा लग रहा है और आने वाले टाइम में लगेगा, फिर उसको कैसे मैनेज करोगे? अगर क्लाइंट्स तो इतना तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, जो छोटे रिटेलर्स हैं। बड़े ट्रेडर्स तो है वो फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल और इस तरह की स्ट्रेटेजीज अगर आप दोगे, ठीक है ना, और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास 1 लाख रुपए का फंड कैपिटल लेके आ रहा है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है आपके पास? उसके लिए मेरे पास 2 ही स्ट्रेटेजी है। एक तो स्कैल्पिंग या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको पोजिशनल बेसिस पे व्यू लेके जाना होगा एक पर्टिकुलर प्रीमियम में, जिसमें हम डिलीवरी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा और ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि एक जिसको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है तो उसके लिए ये कि फिलहाल ऑप्शन हमारे पास नजर आ रहा है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसके लिए जरूर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट तो चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर देखें, अगर मार्केट साइडवेज रहता है या पर्टिकुलर रेंज का भी एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है वापिस साइड में जाता है, तो एंड ऑफ द डे दोनों तरफ के प्रीमियम इरोडी होते हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उनके लिए मेरे पास बहुत सारे विकल्प भी अवेलेबल है। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स में आने वाले दिनों में जरूर क्विक इन और क्विक आउट के ट्रेड्स जो 5 से 10 मिनट के रहते हैं वो भी कोशिश करूंगा देने की। साथ ही साथ जिस किसी को ऑप्शन सेल करने डिलीवरी बेसिस पे लेके जाना है एक्सपायरी तक, उनके लिए भी अच्छे खासे स्ट्रेटेजीज में आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करके दूंगा। तो हर एक ट्रेडर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनके कैपिटल लॉट साइज के, उनकी माइंडसेट, उनका जो कैपिटल, उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के अलग अलग स्ट्रेटेजीज प्लान कर रहे हैं। उसके ऊपर भी टेस्टिंग करेंगे आने वाले दिनों में, कौन से ट्रेडर को कौन से कैपिटल के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी सुटेबल है, तो उस मुताबिक हम उनको ट्रेड्स देने की पूरी कोशिश। बात करते हैं इसके साथ में अपने इक्विटी मार्केट जो चलता है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद अगर करना हो तो क्या कमोडिटी ऑप्शन को चूज करा जा सकता है? जी बिल्कुल चूज किया जा सकता है। कमोडिटी ऑप्शन में बहुत सारे विकल्प है, जैसे गोल्ड सिल्वर के ऑप्शन ट्रेड होते हैं,
क्रूड ऑयल में ज्यादा करके रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन। मेरा तो मानना है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में इसमें ऑप्शंस में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमोडिटी ऑप्शंस में भी आप आ सकते हैं। रात को सबसे बड़ी चीज है कि सुबह 9:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 तक और अब 11:55 तक, नवंबर से 11:55 तक आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे और जितना चाहें, ठीक है ना, उतना आपको वॉलेटिलिटी भी मिलेगी, स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस समय एमसेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना मेरे ख्याल से बहुत बेटर रहेगा। जी। फिलहाल अगर आपको किसी को मानो इक्विटी का उनका ऑप्शंस का ट्रेडिंग खत्म हो चुका है और शाम के वक्त अगर उनको एक अच्छा विकल्प ढूंढना है दूसरा, या मानो किसी ने सवेरे लॉस फेस किया हो तो उसको अगर लॉस को कोप अप करना हो तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। आप एमसेक्स ऑप्शंस में भी जरूर एक बार ट्रेड कर सकते हो और एमसेक्स ऑप्शन बहुत बेटर है। हाँ। क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी रहती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इनमें फ्लक्चुएशन बहुत ही फास्ट रहता है, वैसे एमसेक्स ऑप्शन में फ्लक्चुएशन उतने स्पीड और उतनी मात्रा में नहीं रहता जितना इक्विटी में रहता है, और टाइम भी बहुत लंबा मिलता है आपको कवर करने के लिए भी और आपको समझने के लिए भी। और सबसे ज्यादा जो वॉलेटिलिटी मिलती है वो यूएस सेशन शाम को 7 बजे बाद मिलती है। इवेंट शाम के समय जो इवेंट्स रहते हैं बिल्कुल उस समय आपको क्रूड ऑयल में जैसे कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा रहता है या यूएस के कोई भी जॉब डेटा रहे या कोई भी इवेंट रहने दो, उस समय हमें ऑप्शंस में अच्छा खासा एक पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स के लिए ये भी एक अच्छा विकल्प है। अगर उनको इक्विटी में भी ट्रेड नहीं करना या उनको कैपिटल की दिक्कत आ रही है तो जरूर वो एक बार क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस इनके ऑप्शंस में एक बार जरूर अपना एक एक्सपीरियंस तौर के ऊपर आप जरूर एक बार इसमें ट्रेड करके देख सकते हैं। अगर आपको वो चीजें पसंद आती है तो फ्यूचर में आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो कंटिन्यू करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उधर ऑप्शंस के अंदर खेल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक लिमिटेड टाइम है। यहाँ पे आपके पास में बहुत लंबा टाइम मिलता है, तो आपको सारी चीजें समझने में ज्यादा बेटर होती हैं, कॉल्स रिक्वायरमेंट भी अच्छी मिलती है, वॉलेटिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऑप्शंस या बैंक निफ्टी ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस, आप कमोडिटी ऑप्शंस के अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको 3:30 के बाद और ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कमोडिटी मार्केट में ढेर सारे विकल्प अवेलेबल है। आप उसमें भी जाके एक बार जरूर एक्सपीरियंस की तौर के ऊपर आप ट्रेड करके देख सकते हो। अगर आपको वो भी पसंद आता है तो आप उसमें भी अपनी ट्रेडिंग आगे जाके जारी रख सकते हो। इससे आपको एक हेजिंग का भी एक अच्छा विकल्प है आपके पास। अगर आप इक्विटी में सवेरे अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हो, शाम के वक्त अगर आपको जो सवेरे आपने प्रॉफिट किया है उसका ही एक पार्ट ऑफ मार्जिन आप यूज करके अगर एमसीएक्स ऑप्शन में भी ट्रेड करना सीख गए तो आगे आने वाले दिनों में वो आपको एक बेनिफिशियली साबित हो सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है। बिल्कुल जी। मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी कहां तक लग रही नीचे में? जी, निफ्टी फिलहाल अगर देखें तो पहला टारगेट जैसे मैं लगातार आपको 1 महीने से पहले ही बताते आ रहा हूँ, अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक फॉर्मेशन हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 24,500 के नीचे पहला टारगेट हमारा 24,200 का है। 24,200 का ब्रेकडाउन करता है तो सीधा 30,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फाइनल टारगेट में निफ्टी में करीबन 23,300 से लेके 23,200 तक के लेके चल रहा हूँ। मतलब अगर 23 मेरे को जो निफ्टी के अंदर आज मैं चार्ट देख रहा था निफ्टी का, अगर 23,500 से 23,350 के बीच में मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी जी। उस समय अगर किसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशित करना है तो वहां पे वो अपना 25% पैसा जरूर लगाना चालू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ब्लू चिप स्टॉक्स में खास करके। सबसे बेस्ट लेवल जो है वो 23,500 है। 23,500 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप जरूर एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। एफआईआईएस कंटिन्यू सेलिंग कर रही है और डीआईएस कंटिन्यू बाइंग कर रही है। डीआईएस के पास में सबको पता है कि इस समय क्योंकि पूरे मार्केट में सबको पता है 2 लाख करोड़ के आसपास उनके पास फंड था, जिसमें से अभी मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ तो इनपुट कर दिया है, लेकिन रेगुलर फ्लो एसआईपीज का म्यूचुअल फंड के पास में कंटिन्यू है। तो ये जो फंड है पूरा के पूरा, तो ये इनपुट होता जा रहा है। डीआईएस आप देखें लगातार खरीदी कर रहा है, एफआईआईएस लगातार बिकवाली कर रहा है। तो ये जो चाइना में जो बात चल रही है कि एफआईआईएस इंडिया से निकाल के पूरा पैसा चाइना में लगा रहे हैं, क्या ये सही है? अभी देखा जाए तो उनको हमारे मार्केट के हिसाब से वहां के मार्केट थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे, सस्ते नजर आ रहे, तो वो वहां पे थोड़ा सा अपना पैसा इंडियन बाजार से निकाल के वहां पे थोड़ा सा एलोकेट करने की कोशिश कर रहे। पर एंड ऑफ द डे वापिस घूम फिर के उनको हमारे बाजार में भी आना है। क्यों? सिर्फ देखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखें तो कभी ना कभी चाइना के मार्केट भी उनको एक महंगे लगेंगे।
नहीं, लेकिन चाइना जिस तरह से बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, जी। ठीक है ना, सारी चीजें अंडर परफॉर्मेंस थी, तो उसने बाद रिवाइव करना स्टार्ट करा, तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएगा। और चाइना ने अगर रिवाइव करना चालू करा तो हमारे जो बेस मेटल प्राइसेस हैं वो भी काफी अच्छे शूट अप होंगे। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि कॉपर के अंडर टारगेट हमें 1200 रुपए तक लग रहा है। 280 के पहले हमने, अभी थोड़े दिन पहले 280 के ऊपर हमने जिंक पाई दिया था पोशल, जो भी आज 300 क्रॉस करा है। तो आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है वो 340 रुपए तक का है। तो जिस तरह से बेस मेटल रिवाइव कर रहे हैं, तो चाइना इकोनॉमी इतनी आसान नहीं है कि उसको आप खत्म बोल सकते हो। तो चाइना इकोनॉमी वापस से रिवाइव करना स्टार्ट कर रही है। जिस तरह से स्टिमुलस पैकेज हमने देखने को मिले हैं, ये जो रिवाइव कर रही है, तो रिवाइव करने के बाद ऐसा नहीं कि चाइना की इकोनॉमी आज खत्म हो जाएगी। और एफआईआईज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आज इन्वेस्टमेंट करा और कल निकाल लेंगे। वो लोग इंटरडे ट्रेड नहीं करते ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ब्लू चिप में अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी या अब टाइम लगेगा हमारे यहाँ पे एफआईआईज को वापस आने में? इंडिया पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, इसको एक भरोसा नहीं कह सकते, क्योंकि लॉकडाउन के समय अगर आपने देखा होगा, एक तरफ डीआईज भी क्वाली कर रहे थे, तो एफआईआईज लगातार हमारे इंडियन बाजार में खरीदारी करते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। तो जो उस समय उन्होंने करीबन 8000 के स्तर के आसपास निफ्टी आया था, तो 8000 से लेके 11000 से 12000 की रेंज में एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे थे। तो उस समय जो उन्होंने खरीदा हुआ था, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग उससे कह सकते हैं, या फिर आप ये यार, लेकिन अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूं दीपक, लास्ट 3 साल में एफआईआईज ने, नहीं सॉरी 4 साल में, लास्ट 4 साल में एफआईआईज ने मोर देन 6 लाख करोड़ की बिकॉली करी है। और वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो 8.5 लाख करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है। तो ये जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना, अगर यूं देखें तो आपको 3 लाख लग रहा है, लेकिन माइनस में 5 लाख है, सॉरी 6 लाख है, और प्लस में कितना है 8.5 लाख। तो 15 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस हो गया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। हाँ, डिफरेंस तो है फिलहाल के लिए बड़ा, पर देखना होगा आने वाले दिनों में। जरूर मेरा तो विश्वास है कि एफआईआईज लौटना चाहिए। एक इलेक्शन का माहौल भी अभी यूएस का, तो उसी के चलते थोड़ा सा वो पैसा निकाल के बॉन्ड में भी अपना शिफ्ट करते हैं। तो इलेक्शन खत्म होने के बाद वहां पे यूएस इकोनॉमी कैसे सरवाइव कर पाती है वो भी देखना होगा। और वहां पे जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे कंट्रीज पे, खास करके यूरोप, चाइना के ऊपर कितना लागू होता है, और उसका असर हमारे इंडियन बाजार पे कैसे देखने मिलता है, ये चीजें भी मायने रखती है। क्योंकि बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारे फंड हाउसेस यूएस के भी है, उन्होंने भी बीच में अपने स्टेटमेंट दिए थे कि यूएस इंडियन की इकोनॉमी हमें स्ट्रांग दिख रही है। आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी को हम एक उभरती हुई इकोनॉमी देख रहे हैं। और बीच में जो हमने देखा था कि एप्पल की सीईओ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था। साथ ही साथ जो चाइना की ओर से जो अलग अलग कंपनियां अपने इंडियन मार्केट में उतर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी डाल रही है, तो एक ग्रोथ स्टोरी इंडिया की दिखा रहा है। तो जरूर फिलहाल अभी एक एफआईआईज इंडियन बाजार में थोड़ा सा एक ब्रीदर कह सकते हैं या एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। पर एंड ऑफ द डे मेरा तो मानना यही है कि एफआईआईज वापिस एक बार इंडियन बाजार में जरूर लौटेंगे। और जिस दिन भी ये लौटेंगे तो वापिस हमें एक अच्छी खासी बुलिश रैली इंडियन बाजार में देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेरे को ये मानना है कि एफआईआईज को माल खरीदने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कंटिन्यूएशन जिस तरह से मार्केट चला है, तो ओवर वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफी ओवर वैल्यूड हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 100 पीई को भी क्रॉस कर चुके हैं। 60 तो एक नॉर्मल हो गया, 100 पीई को भी क्रॉस कर चुके हैं। चलिए ये सब ये बात तो अलग है, लेकिन बात जो सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि 20 तारीख से जो ऑप्शंस के अंदर जो मार्जिन बढ़ाने वाले हैं, सेबी ने ये कदम उठाया है कि लोग नुकसान में जा रहे हैं। क्या इसके पहले नुकसान में नहीं जाते थे? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नुकसान में जाते थे। और ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एफ&ओ के अंदर ही नुकसान में गए हैं। अल्गो ट्रेडिंग वगैरह जो भी चीजें आई हैं, क्या सेबी ने अभी तक एजुकेशन पर्पज से मार्केट में कोई इनिशिएटिव लिया है? नहीं, ऐसा अगर हम देखें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कोई फिलहाल के लिए एक ऐसा कोई मतलब सिखाने वाले भी नहीं है, या कोई ऐसा एक सब्जेक्ट भी नहीं है जिससे आने वाली यंग जनरेशन को भी पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक हेजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसकी एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली उन्होंने एक बुक निकाली है, एक फ्री है, वो भी निकाला हुआ है सेबी ने, जहाँ पे आप एग्जाम दीजिए, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। लेकिन नॉलेज ट्रेडिंग क्राइटेरिया ये एक बहुत अलग चीज होती है। बीइंग अ रिसर्च हाउस, मैं जानता हूँ कि सेबी की तरफ से अभी आया कि आपके लिए पैन कार्ड और जो इसकी केवाईसी करना कंपलसरी होती है।
तो हमने उसके अंदर अपनी ऐप के अंदर डाला। तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ऐप के अंदर किस तरह से उसको यूज कराया है। तो वहां पे कमेंट आया कि ये कंपनी फ्रॉड है, क्यों? क्योंकि पैन कार्ड मांग रही है। लेकिन सेबी ने हमसे पैन कार्ड की डिमांड करी है ये सर कि आप अपने क्लाइंट से पैन कार्ड की डिटेल लीजिए और उनकी केवाईसी कराइए ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। लेकिन सेबी का ही ये काम है कि मार्केट में जागरूकता फैलाए, कम से कम लोगों को लिटरेट करे कि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलती। फिलहाल तो इंडिया में ऐसा कोई अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पर भी जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा फेक चल रहा है। एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें देख के एक आम निवेशक रिटेलर्स एक सोच में पड़ जाता है कि वाकई में मार्केट में इतना इमीडिएटली पैसा बनता है यार। और सारे के सारे ऑप्शंस की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको ऑप्शंस देखना है। अगर मैं देखूं बहुत सारी ऐप चल रही हैं, बहुत सारी मार्केट में चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किस पे है? ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस के अलावा कंसंट्रेशन है ही नहीं, ठीक है ना। ऑप्शंस बेटर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ खराबी है, लेकिन उसके लिए किसी गाइडेंस की जरूरत है। कल ही मैं एक क्लाइंट थे, उन्होंने पूछा कि इंट्राडे में सी बाय करें कि पी बाय करें, ये कैसे आप डिसाइड करते हो, या फिर आप हम कैसे डिसाइड करें? इतना आसान नहीं है ना डिसाइड करना, क्योंकि इसके पीछे पूरी रिसर्च लग रही है। कॉल सही जाना बेकार जाना एक अलग चीज है, लेकिन स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी चीज होती है। हीरो जीरो गेम तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या चीज है, क्या बेवकूफियां चल रही है मार्केट में, नहीं पता, और क्यों चल रही हैं, और इसके ऊपर सेबी क्या एक्शन ले रहा है इन वर्ड्स के ऊपर। अगर हम लोग रजिस्टर्ड हैं तो हम लोग रजिस्टर्ड होने के बाद में सारी चीजें ओपन करके रखते हैं कि किस तरह से होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना कॉल नहीं होगी। लोगों को हम लोग कमोडिटी समाचार के नाम से पूरी की पूरी हम लोग रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, कोई डेटा होता है, कोई इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं और अपने क्लाइंट्स को अवेयर करते हैं। लेकिन मार्केट में जो चल रहा है उसको कैसे बीट करा जाए, उसके लिए कि मतलब आपका एक आम निवेशक एक ही देख सकता है। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने इतना XYZ पैसा बनाया, ऑप्शंस में इतना पैसा बनता है, तो एंड ऑफ द डे आपके पास एक ही विकल्प है कि क्या वो प्रॉपर्ली इनकम टैक्स पे कर रहा है। अगर देखो वो सारी चीज करना नॉर्मल नहीं है, लेकिन एज पर मैं आपको हकीकत बताऊं, एज पर सेबी नॉर्म्स हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर बीइंग आप रजिस्टर्ड वो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और रिसर्च एनालिस्ट है, अगर हमें डिक्लेरेशन भी देना होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक परचेज करा है तो आप 30 डेज तक उसको आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स रिलीज करेंगे, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो बीइंग एनालिस्ट आप लोग ट्रेड भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ट्रेड नहीं कर सकते तो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आते कहां से हैं? ये अभी एक आम निवेशक को अट्रैक्ट करने के लिए, एक उसको एक बेवकूफ बनाने कह सकते हैं, या फिर उसको एक लालच दिखाने के लिए कि भाई इतने FNO में इतना पैसा बनता है, कम पैसों में तुम रातों रात अमीर बन सकते हो। ऐसे सारे सपने दिखा के उनको अट्रैक्ट करके एक आम निवेशक को खींचने का पूरा कोशिश किया जाता है। पर मेरी तो एक ही राय रहेंगी, आप ऐसे जो सर्कुलर सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट होते हैं प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट या वीडियो, क्योंकि बीच में भी हमने देखा था कि ज़रोदा की ओर से एक सेंसिबल भी लॉन्च किया था, एक प्रॉफिट वेरीफाइड का एक उन्होंने भी जारी किया था, क्योंकि बीच में ज़रोदा के भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट फेक वायरल हो रहे थे। तो इसके ऊपर बहुत सारे ब्रोकर्स भी अलर्ट हो चुके हैं और बार बार वो भी एक वीडियो के माध्यम के दौरान एक रिटेल को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो वापिस एक बार वो वही चीज अट्रैक्ट करती है कि हीरो जीरो ट्रेड करना, नहीं मेरा पैसा बन सकता है। बहुत जल्दी पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने अगर आज 10,000 लगाया है तो 10,000 के अगले दिन 10,000 वापस हो जाना चाहिए 20,000। जो ये रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर को खुद समझना पड़ेगा कि मुझे ये मार्केट एक बिजनेस की तरह है, ना कि ये सट्टा की तरह है। ये सट्टा कभी था नहीं। और जो ऑप्शंस बनाए गए थे, ठीक है ना, वो भी सट्टे के लिए नहीं बनाए गए थे। लेकिन उसको रिटेलर्स ने, अगर देखा जाए ट्रेडर्स हो गए या फिर जिन्होंने सिखाने वाले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको सट्टे की तरह क्रिएट करके उसको मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। और आज जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से मेजर्स लेने पड़ रहे हैं सेबी को, क्या सेबी गलत है? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सेबी गलत नहीं है। लेकिन लोगों को अवेयर करना, उनको जागरूक करना, उनको ट्रेडिंग पैटर्न सिखाना, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके थ्रू सिखाना, उनको एक लाइसेंस क्रिएट करना कि केवल आप ही लोग सिखा सकते हो, यही चीज बहुत बड़ी जरूरी है। ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के अंदर बहुत कम है। मैं भले MBA गाइज भी है, मैं स्टूडेंट्स हायर करता हूँ MBA के, मैं कॉलेजेस के अंदर भी मैं पढ़ाने जाता हूँ, मुझे पता है कि उनका भी लेवल उस तरह का क्रिएट नहीं हो रहा है फाइनेंशियल नॉलेज को लेके। तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में इन लोगों को लिटरेसी दी जाए।
जैसे कि अगर आपको भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मार्केट में टिके रहना है तो मेरे भी आपको यही राय रहेंगी कि पहले धीरे धीरे करके आप मार्केट को पहले समझे, मार्केट कैसे वर्कआउट होता है, प्रीमियम्स को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि ओआई डेटा देखना, थीटा, वेगा, गामा, ये बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, ये सारी चीजें देखनी होती है। एक मार्केट की साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स, आप ट्रेड लेने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप अगर एक कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका आपने स्टॉप लॉस क्या मेंटेन रखा है। मानो कि आज अगर आप मार्केट में उतर चुके हो तो आज अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो क्या उतने लॉस बेयर करने की आपकी कैपेसिटी है, वापिस आप मार्केट में अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास उतना कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है। ये बहुत सारी चीजें रहती है जो डिसिप्लिन के साथ हमें फॉलो करनी पड़ती है। पर एक आम निवेशक ट्रेडर ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उसको एक दिन में 3000 बन चुके हैं प्रॉफिट तो अगले दिन उसके 3 के 6 के 12 ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। वो कभी नहीं होगा जी, और उसी के चक्कर में फिर क्वांटिटी बढ़ाना और लॉसेस फेस करना, फिर वापस वही साइकिल, रिवेंज ट्रेडिंग, कम से कम मेरा जो ये लॉस हुआ उसको तो रिकवर करके दे। तो इसी चक्कर में एक रिटेल ट्रेडर फंसता हुआ जा रहा है। तो आपको अगर वाकई में एक मार्केट में एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा बनाना है तो आपको पहले चीजों को समझना होगा, मार्केट कैसे वर्क होते हैं। तो उसके ऊपर भी हम ढेर सारे वीडियोस भी शेयर करते हैं आपके साथ टाइमली बेसिस पे, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो कि उसमें से आपको अगर चीजें सीखने मिल रही है तो जरूर वो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में या इन्वेस्टमेंट पैटर्न में जरूर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ओवरऑल देखें तो देखते हैं नवंबर 20 से मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। लास्ट मेरा मार्केट सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। जी मार्केट सेंटीमेंट क्या बोल रहा है? सेल ऑन राइज है फिलहाल तो मार्केट ओवरऑल देखिए। और रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर्स अगर देखा जाए तो हर एक कल मेरे पास एक क्वेरी आई थी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। कल मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि कौन सा स्टॉक है, एक स्टॉक है जो उन्होंने 2460 में खरीदा था और उसका अभी रेट हो गया 1100 रुपए। मैं उसका स्टॉक का नाम भूल गया हूँ, कल मैं इसको चेक कर रहा था, मैंने कोई कमेंट में पढ़ा हुआ था। अगर आपका कोई भी स्टॉक फंसा हुआ है या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्ट्रेटेजी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पे भी जाके आप फ्री क्वेरी में जाके हमसे आप क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी आपकी अगर पोजीशन फंसी है डायरेक्टली हम आपसे पूछ सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग लाइव सेशन भी देते हैं। उस लाइव सेशन में आप पूरा के पूरा ये देख सकते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेंड है, क्या क्या नॉलेज भी आपको मिलती है, नॉलेज के साथ साथ आपको फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप उस ट्रेड्स को ले सकते हैं। मार्केट में सेंटीमेंट क्या है हम बात करते हैं। जी फिलहाल देखें तो सेल और राइज का मार्केट है, हर एक उछल में हम अभी बिकवाली करके काम करेंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डीआईज अपनी पूरी ताकत लगा रहे कैश मार्केट में खरीदारी करते हुए, पर मार्केट संभल नहीं रहा। बार बार देखे तो ऊपर जाता है, वापिस डे लो पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। और जो 25,000 का स्तर था इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। तो आने वाले दिनों में जरूर हमें 23,800 और 23,300 तक के लेवल एक बार मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। उसके बाद हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस की इलेक्शन है और मंथ ईयर एंडिंग क्लोजिंग भी है। तो म्यूचुअल फंड को अपनी एनएवी भी दिखानी होती है। तो जिन्होंने दिवाली टू दिवाली इन्वेस्टमेंट किया रहता है या ईयरली टू ईयरली इन्वेस्टमेंट किया रहता है, वो एक बार अपना एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड हो, एक बार अपना वो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें वहाँ पे करते हुए दिख सकते हैं। तो उसका एक प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 1 या 2 हफ्ते भी डीआईज ने थोड़ा से हाथ खींच लिए, एक सेलिंग में जाते हैं, तो एफआईज तो ऑलरेडी बिकवाली कर रहे हैं और ऊपर से डीआईज की बिकवाली, तो मार्केट संभल ही नहीं पाएगा। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन वापिस एफआईज लौटते बाजार में और एफआईज डीआईज दोनों लगातार कैश में खरीदारी करना चालू कर देते हैं, वापिस मार्केट हमें एक वापिस नया हाई क्रिएट करते हुए देखने मिल सकता है। पर ये चीजें कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा तो नहीं है कि एफआईआई बाय करने आए उधर से डीआई सेल करना चालू कर दे। हो सकता है अगर जिस दिन एफआईज लौटते बाजार में तो डीआईज अपना वापिस एक बार जो अभी रिसेंटली वो जितना खरीदारी कर रहे हैं वो सारा माल एफआईज को वापिस एक बार थमा सकते हैं। ये भी हमें देखने को मिल सकता है, पर उस समय हमें देखना होगा। उस समय ऐसा तो नहीं कि जो डीआईज हैं फंस जाए, फटाफट के उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी और एफआईज ने बाइंग करना स्टार्ट कर दी और एफआईज डबल स्पीड में लेगा पूरा मार्केट को। हाँ, कोरोना के समय हमने यही देखा था, एक तरफ एफआईज खरीद रहे थे और डीआईज बिकवाली कर रहे थे। वापिस एफआईज ने करीबन 15,000 16,000 के आसपास बिकवाली करना स्टार्ट किया था और डीआईज वहां पे
खरीदारी कर रहे थे। और डीआईएस को एफआईएस को पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। जी जी जी। तो आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि कौन किसके ऊपर कितना हावी होता है, और इसमें जो हमारे जैसे आम निवेशक है ये कितना पैसा बना सकते हैं, ये भी चीजें आपको समझनी होगी। तो मेरा सजेशन आपको यही है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप या मिड कैप में है तो वहां पे आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपको निवेशित रहना है तो निफ्टी 50 के टॉप कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग आउटलुक है, मैनेजमेंट का आने वाले दिनों में अच्छा खासा आउटलुक है, ऐसे कंपनियों में आपको लंबी अवधि के हिसाब से एक सिस्टमेटिक वे से निवेश करना चाहिए। और जिनका मिड कैप स्मॉल कैप जो रैंडमली स्टॉक आपको 20-25 रुपए का 300-400 रुपए तक भागते हुए हमें देखने को मिल रहे थे, ऐसे स्टॉक से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है सबसे पहले नंबर पे यही स्टॉक गिरना चालू कर देते हैं, और एंड ऑफ द डे जो ब्लू चिप स्टॉक है उनमें हमें गिरावट देखने मिलती है। और जब भी मार्केट रिवर्सल देता है, बाउंस बैक करने की कोशिश देता है, तभी यही ब्लू चिप स्टॉक्स आपको रिवर्सल देना चालू कर देते हैं। जैसे कि आज भी हमने देखा HUL के स्टॉक में हमें करीबन 8% की गिरावट, सबसे बड़ी गिरावट उसी में देखने को मिली है। सबसे बड़ी गिरावट हमें उसमें ही देखने मिली। तो अगर मार्केट गिर रहा है, और इसका लाइव एग्जांपल आज आपको देखने को मिल रहा है FMCG सेक्टर में HUL अगर 8% गिर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। अगर आदमी अपना डेली बेसिस एक्सपेंसेस जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें अगर वो स्टॉक ही मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसके प्रॉफिट मार्जिन पे अगर इम्पैक्ट आ रहा है और स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है, तो आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी खासी गिरावट इंडाइसिस में देखने को मिल सकती है। खास करके अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो यूएस के बाजार अगर नैस्डैक में हमें जहाँ पे वहाँ पे रिसेशन की भी जो खबरें चल रही थी, अगर वाकई वहाँ पे रिसेशन आता है तो हमारे इंडियन IT पैक पे भी हमें उसका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ रुपी पर भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हमें एक डॉलर के मुकाबले एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ ही नजर आ रहा है। तो उसका क्या लगता है आपको असर ओवरऑल? देखो USD काफी टाइम से स्टेबल है, और अभी जिस तरह से मार्केट गिरना चालू हुआ है तो वापस से नेगेटिव होना चालू हो गया है। तो USD अभी थोड़ा सा और पॉजिटिव हो सकता है। अगर 84.20 तोड़ता है तो आगे आने वाले टाइम में 84.50 तक देखने को मिलेगा। तो यही था हमारा पॉडकास्ट आज का, और हम लोग जो बात कर रहे थे सारी की सारी चीजें उसमें लेके आए थे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपको एज सून एज पॉसिबल मिलेंगे और नई थ्योरी के साथ में।